एपिसोड 681 टू 690। अध्याय 681 166 बहुत ऊपर कीचड़ के समान नीचा _2। जब उनसे उस सवाल के बारे में पूछा गया जिसमें नेटिजन्स सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और जिसके बारे में अनगिनत पुरुष नेटिजन्स चिंतित हैं, तो जियांग शिंग ने सामने बैठी लड़की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा लगता है कि हम सब अकेले कुत्तों का झुंड हैं। यूनिया ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, बॉयफ्रेंड के लिए जो मानदंड हैं वो ये है कि उसकी लंबाई 185 सेंटीमीटर से अधिक हो, उसकी त्वचा स्वस्थ और गेहूं के रंग की हो, चेहरे की बनावट आकर्षक हो और उसकी आंखें काली और चमकदार हों। ये कहते हुए लड़की की निगाहों में एक मासूम सी चाहत झलक रही थी। जब वो मुस्कुरा नहीं रहा होता तो वो शांत और संयमी होता है, और जब वो मुस्कुराता है तो वो सूरज की तरह गर्मजोशी से भरा होता है। कभी कभी उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। उसे बास्केटबॉल खेलना आना चाहिए, मार्शल आर्ट में माहिर होना चाहिए और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यूनिया धीरे धीरे चुप हो गई। ये बहुत सामान्य लग रहा था, लेकिन जो लोग उन दोनों को जानते थे उनके लिए ये साफ था कि वो किसके बारे में बता रही थी। संक्षेप में कहें तो मेरे भावी प्रेमी को उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। यूनिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। जियांग शिंग ने सिर हिलाया और आह भरी, ये तो काफी मुश्किल है। मुझे डर है कि बहुत कम लोग आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए पहले मानदंड को ही ले लीजिए, मैं तो पहले ही खारिज हो चुका हूं और मेरे कई साथी निराश होंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं जो वीवो यूजर जियू 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 ने पूछा है। प्यारी खूबसूरत आया, वो हैंडसम नौजवान यून मियाओ कब बोलना सीख पाएगा? उसके खूबसूरत चेहरे का यूं ही बर्बाद हो जाना कितना बुरा होगा। ऐसा लगता है कि जियू 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 नाम का ये यूजर यून मियाओ का फैन है। जहां तक मुझे पता है मिस जी का एक जुड़वा भाई है जो अभी अभी जन्मजात मूक बधिर। यूनिया ने कैमरे की ओर देखा, उनकी आंखें स्पष्ट और चमकदार थीं। मियाओ मियाओ जन्म से मूक बधिर बच्ची है और लगभग हर कोई जो हमें जानता है इस बात से अवगत है। इस उपयोगकर्ता की चिंता के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वर्षों से मैं हमेशा म्याओ म्याओ को डॉक्टरों के पास ले जाती रही हूँ और मुझे विश्वास है कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और मियाओ मियाओ बोल पाएगी और इस दुनिया की आवाजें सुन पाएगी। जियांग शिंग ने उस लड़की को विशेष ध्यान से देखा और सोचा कि उसके लिए ये कितना कठिन रहा होगा। उसकी माँ बचपन में ही गायब हो गई थी, उसका पिता एक नीच इंसान निकला और भाई बहन बचपन से ही विदेश में रहने को मजबूर थे और उसका भाई मूक बधिर था। ये कल्पना करना भी असंभव था कि उन्होंने विदेश में वे साल कैसे बिताए होंगे। कार्यक्रम के अंत में दर्शकों की ओर से मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, मिस जी, आप परिवार को कैसे समझती हैं? ये सवाल पहले से तैयार था, लेकिन इस क्षण कैमरे की ओर देखते हुए लड़की पूरे 10 सेकंड के लिए चुप हो गई। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसकी लंबी पलकें एक घने चाप में मुड़ी हुई थीं, कुछ हद तक अकेली, एक तितली की तरह जो किसी के दिल की गहराई में फड़फड़ाती है, अपने कोकून से बाहर निकलती है और लंबे समय के दौरान सबसे खूबसूरत फूल की तरह खिलती है। धीरे से अपनी पलकें उठाकर नीचे तक साफ दिखाई देने वाली आंखों को दिखाते हुए लड़की ने सीधे कैमरे में देखा और मधुर स्वर में कहा, परिवार, यदि इसे इसके शाब्दिक अर्थ में समझा जाए तो विवाह और रिश्तेदारी पर आधारित एक सामाजिक परिवार है जिसमें पिता और पुत्र, माता और पुत्रियां होती हैं और वरिष्ठता और पदक्रम की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं। ये समाज भी ऐसे अनगिनत परिवारों से बना है। छोटे परिवारों के बिना बड़ा समुदाय कैसे अस्तित्व में आ सकता है? और फिर भी परिवार के भीतर, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, रक्त संबंधों के अलावा उसे चलाने वाली एकमात्र चीज जिम्मेदारी है। एक सैनिक का अपने देश के प्रति दायित्व, एक अधिकारी का अपनी जनता के प्रति दायित्व, एक शिक्षक का छात्रों के प्रति दायित्व, एक चिकित्सक का रोगियों के प्रति दायित्व, या उससे भी छोटे पैमाने पर आपके प्रति मेरा दायित्व। ये असंख्य दायित्व हमें नैतिकता और कानून की सीमाओं से भटकने से रोकते हैं, हमें इंसान की तरह जीने में मदद करते हैं और हमें ये समझने देते हैं कि स्नेह का स्वाद कैसा होता है। यूनिया ने एक हल्की सी आह भरी। वो अजीब तरह से उदास लग रही थी, मानो उसकी आंखों में एक लहर सी दौड़ गई हो जो वुहेन के ऊपर से हवा की तरह गुजर गई और पल भर में गायब हो गई। अगर कभी मेरा परिवार हुआ तो मैं एक अच्छी पत्नी और प्यार करने वाली माँ जरूर बनूंगी, लड़की ने कहा और फिर अचानक हंस पड़ी। मुझे इस बात पर लोगों के हंसने का डर नहीं है, लेकिन परिवार के बारे में मेरी यही समझ है। एक बार जब आप ये कदम उठा लेते हैं
तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, और चाहे नज़ारा कितना भी खूबसूरत हो या रास्ते में कितना भी बड़ा प्रलोभन हो, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अंत में कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। उसके शब्द कुछ अस्पष्ट थे, जानकारों को समझ में आ गए, लेकिन जो नहीं जानते थे उनके लिए हमेशा एक रहस्य बने रहे। लेकिन वह उन लोगों की ओर से बोल रही थी जो समझते थे, जो नहीं समझते थे वे फूलों की दुनिया में भटकते रह सकते थे, उनके लिए परिवार महज एक शब्द था। शियांग शेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लगता है मिस जी को गहरी समझ है। चलिए, इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। हमारी अतिथि मिस जी यून्या को धन्यवाद। शियांग शेंग के समापन शब्दों के साथ ही कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग समाप्त हो गई। अध्याय 682, 166 उच्च और शक्तिशाली कीचड़ के समान नीच _3। यूनया ने राहत की सांस ली और ताओ किंग पानी की बोतल लेकर यूनया के पास आए। यूनया मुस्कुराए और बोली, धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी प्यास नहीं है। ऐसी स्थिति में वह किसी और द्वारा दिए गए पानी को नहीं पीती थी, सावधानी बरतना ही बेहतर था। सुश्री जी। जियांग शेंग मुस्कुराते हुए यूनिया के पास पहुंचा और हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलिए अब औपचारिक रूप से अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम जियांग शेंग है और मैं श्रीमती जी की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। यूनिया ने हल्के से अपना हाथ उनके हाथ से छुआ और विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, शिक्षक जियांग। मिस जी के साथ कई मुद्दों पर बात करना किसी अचानक हुए रहस्योद्घाटन जैसा लगता है। इससे अक्सर मुझे अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। जब आप खाली हो तो कभी साथ में खाना खाएं, मेरी तरफ से बिल। यूनिया ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। यूनिया ने अनजाने में देखा कि एक महिला दरवाजे से झांक रही है। उसने तिरछी नजर से ताओ किंग से पूछा, वह कौन है? ताओ किंग ने एक नजर घुमाए और होंठ सिकुड़ते हुए कहा, ये तियान तियान की सहायक है। ये यहाँ क्या कर रही है? तियान तियान और शियांग शेंग कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे, वे अक्सर एक दूसरे के आसपास घूमते रहते थे। तियान तियान का सहायक शियांग शेंग की प्रोग्राम टीम से सक्रिय रूप से संपर्क क्यों करेगा? सौभाग्य से यूनिया सतर्क थी, वरना स्टूडियो में चल रही भागदौड़ में किसी को भी उस महिला की छुपकर मौजूदगी का पता नहीं चलता। यूनिया ने तियान तियान के बारे में सुना था, जो देश में एक बहुत लोकप्रिय मेजबान थे। इसके अलावा वो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि वह अब हर छोटी छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा संदेह करने लगी है। चलो चलते हैं, मियाओ मियाओ को बेसब्री से इंतजार मत करवाओ, यूनिया ने कहा और स्टूडियो से बाहर निकल गई। ली जुवान देखने में भले ही बेफिक्र लगे, लेकिन वो लोगों का बहुत ख्याल रखता है। जब भी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान बच्चे होते थे, वो हमेशा उन्हें शांत कर देता था, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वो जी यूनमियाओ को बच्चा समझ रही हो। हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, फिर भी उसने चुपके से यूनिया की तरफ देखा और उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं देखा, जिससे उसने चैन की सांस ली। मिस जी उदार थीं और उन्होंने इतनी छोटी सी बात पर उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। जैसे ही तियान तियान को अपनी सहायक से एक संदेश मिला, उसने अपने फोन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसी क्षण हान ताओ उसके पास आया और बोला, क्या हम बाद में रात के खाने पर चलें? क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? भोजन समाप्त होने के बाद मेजबान और मेहमान आमतौर पर आपस में मिलने जुलने के लिए बाहर जाते थे, और जीवंत वातावरण पसंद करने वाली तियान तियान ऐसे अवसरों को कभी नहीं चूकती थी। हालांकि इस बार उसने मना कर दिया। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मुझे लगता है मैं थोड़ी देर ऑफिस में आराम करूंगा। जब तुम वापस आओ तो मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। हान ताओ ने उसे गौर से देखा, आज की रिकॉर्डिंग के दौरान तुम कुछ अजीब सी लग रही थी। क्या सब ठीक है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूं ताकि हम जांच करवा सकें? मैं ठीक हूं, आप लोग जाए। मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है। इतना कहकर वह अपना बैग लेकर स्टूडियो से चली गई। तियान तियान के जाते हुए चेहरे को देखकर हान ताओ ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसे महसूस हुआ कि आज उसमें कुछ गड़बड़ है। यूनिया विश्राम कक्ष में लौटी, जहां मियाओ मियाओ ली जुवान के साथ ताश खेल रही थी। वे सोफे पर पालथी मारकर बैठे थे। मियाओ मियाओ की मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसकी आंखें पतली सी लग रही थीं। उसका छोटा सा चेहरा मासूम और प्यारा था, जबकि उसके सामने बैठा ली जुवान उदास था। उसका चेहरा चिपचिपे नोटों से ढका हुआ था, लगभग हर जगह साफ सुथरा था। बस करो, ये तो हद है। तुम कहते हो कि ये तुम्हारा पहला मैच है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ली जुवान एक बार फिर हारने के बाद निराशा में अपने कार्ड फेंक दिए और रूठने लगा।
किसने कहा था कि जी यूनमियाओ के दिमाग में कोई समस्या है? वह बंदर से भी ज्यादा तेज था और हमेशा की तरह विजेता रहे ली जुबान को पूरी तरह से हरा दिया। और फिर जी यूनमियाओ की सरल भोली मुस्कान थी। अगर ली जुबान मूर्ख ना होता तो वह उसे भोला नहीं समझता, ये तो बुद्धिमान को फंसाने के लिए मूर्ख बनने का चरम रूप था। यूनिया मुस्कुराते हुए पास आए और बोली, मियाओ मियाओ सचमुच पहली बार खेल रही है, मैं इसकी गवाह हूँ। तुम भाई बहन। ली जुबान ने अपना चेहरा ढक लिया, क्या तुम हम जैसे साधारण मनुष्यों को सांस लेने की भी जगह छोड़ते हो? यूनिया को देखते ही यून मियाओ तुरंत सोफे से उछलकर दौड़ पड़ा और यूनिया का हाथ थामते हुए मुस्कुराने लगा। यूनिया ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, शो खत्म हो गया, चलो घर चलते हैं। यून मियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूंगी, ताओ किंग ने कहा। तभी अचानक ताओ किंग को फोन आया, क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माफ कीजिए मिस जी, मुझे कोई जरूरी काम आ गया है और मुझे जाना होगा। कृपया ली जुबान को आपको छोड़ने के लिए कह दीजिए। यूनिया मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, मुझे बाहर निकलने का रास्ता पता है। आप दोनों अपना अपना काम करते रहिए, मेरी वजह से देरी मत कीजिए। अंत में ताओ किंग और ली जुबान दोनों जल्दी में निकलते हुए दिखाई दिए। यूनिया ने यून मियाओ का हाथ पकड़ रखा था और मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़कर कहा, मियाओ मियाओ चलो हम घर जा रहे हैं। अध्याय 683 166 उच्च और शक्तिशाली कीचड़ के समान नीच अंडरस्कोर 4। ब्रेक रूम से बाहर निकलते ही गलियारा अजीब तरह से खाली था, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मियाओ मियाओ ने चुपचाप यूनिया का हाथ थाम लिया, उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए, और यूनिया ने भी बदले में उसका हाथ थाम लिया। दोनों ओर कार्यालयों से घिरा हुआ पूरी तरह से बंद गलियारा मोशन सेंसर सीलिंग लाइटों से मंदरूप से रोशन था, जो लोगों के चलने पर पॉलिश किए हुए फर्श पर लंबी छाया डाल रही थी। यूनिया ने अपनी आंखें सिकुड़ी और टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। ब्रेक रूम के दरवाजे से लिफ्ट तक की दूरी 100 मीटर से अधिक थी और उनके कदमों की आहट के अलावा वहां सन्नाटा छाया हुआ था। यूनिया सतर्कता से आसपास का जायजा ले रही थी, तभी अचानक बगल का दरवाजा जोर से खुला और एक हाथ आगे बढ़कर यूनिया की बांह पकड़कर उसे अंदर खींचने लगा। हमलावर इतना ताकतवर था कि सतर्क रहने के बावजूद यूनिया लड़खड़ा गई और अचानक हुए इस हमले से वह अंदर गिरने लगी। दूसरे हाथ से यून मियाओ को पकड़े हुए उसने उन दोनों को अंदर खींच लिया और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। एक क्लिक की आवाज से पता चला कि वह लॉक हो गया है। कमरे में पर्दे लगे होने के कारण अंधेरा था, लेकिन हल्की रोशनी में उन्हें अपने सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। अंधेरे में उसकी आंखों में एक विकृत चमक थी जो बेहद घृणित थी। तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? यूनिया ने ठंडे लहजे में पूछा और चुपके से यून मियाओ की हथेली पर अपनी उंगलियों से एक शब्द लिखा। उस व्यक्ति ने हंसते हुए स्थिति के बावजूद संयमित दिखते हुए कहा, जी यूनिया, अच्छा नाम है और अच्छी साथी भी। उसकी आवाज में कामुकता झलक रही थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने अपनी जैकेट उतारकर जमीन पर फेंक दी और अपना सिर हिलाया। तभी यूनिया को हड्डियों के टूटने की चटक चट की आवाज सुनाई दी। और तुम एक छोटे लड़के को भी साथ लाए हो। बुरा नहीं, कोमल और सुंदर त्वचा वाला। भाई बहन, तुम दोनों के साथ खेलना कितना मजेदार होगा। अंधेरे में उस आदमी की दुष्ट आवाज गूंजी। यूनिया की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? अंजाम के बारे में सोच लो, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हारी मौत हो जाए और तुम्हें दफनाने की जगह भी न मिले। लड़की की दिल दहला देने वाली आवाज अचानक कमरे में गूंज उठी। उसके लहजे में व्याप्त ठंडी धमकी ने अनायास ही कपकपी पैदा कर दी। उस आदमी ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुम्हारा गुस्सा तो बहुत तेज है, लेकिन जल्द ही तुम्हें ये शब्द कहने का पछतावा होगा। उसके बोलते ही वह यूनिया की ओर बढ़ने लगा। रुको, यूनिया ने अचानक कहा, और वह आदमी सचमुच वहीं रुक गया। युआन पान भी मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। तुम क्या हो जो सोचते हो कि तुम मुझ पर बुरी नजर रख सकते हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? युआन पैन, हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। मैं तो स्त्रियों को लुभाने में माहिर हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर दया और आनंद की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, उसने कहा और फिर अचानक हाथ फैलाकर यूनिया पर झपटा। यूनिया यून मियाओ को खींचते हुए फुर्ती से बच निकला। अंधेरे में दोनों एक दूसरे का पीछा करने लगे। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन पर्याप्त जगह थी। यून मियाओ, जो मूक बधिर था, उसकी देखने की क्षमता बहुत तेज थी और रात में देखने की शक्ति भी उत्कृष्ट थी।
उसने यूनिया को अंधेरे में घसीटा, जिससे वह थककर हाँफने लगा। अरे यार, रुक जाओ, आदमी चिल्लाया और अचानक लाइट जला दी, जिससे कमरा तुरंत रोशन हो गया। इस समय तक यूनया और यून मियाओ दरवाजे के करीब आ चुकी थी। यून मियाओ का हाथ दरवाजे के पैनल पर टिका हुआ था और वह पास ही खड़े आदमी का जायजा ले रही थी। लगभग 30 वर्ष की आयु का वह व्यक्ति सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए था और देखने में विद्वान जैसा लग रहा था। हालांकि उसका चेहरा हताशा से लाल था, उसकी आंखों में धूर्त वासना झलक रही थी, जिससे वह किसी ऐसे शेर की तरह लग रहा था जिसके साथ खिलवाड़ किया गया हो, जो वाकई हास्यास्पद था। यूनिया को पूरा यकीन था कि वह उसे नहीं जानती थी, और वह सोच रही थी कि यह घिनौना आदमी कहाँ से आया है और वह उसे और यून मियाओ को निशाना बनाने की हिम्मत क्यों करेगा। जाहिर तौर पर वह अपने आसन विनाश से अनजान था। हम तो भागो, भागते रहो, बड़े माहिर हो, है ना? देखते हैं तुम कहाँ तक भाग सकते हो, उस आदमी ने यूनिया की ओर लंपटता से हाथ बढ़ाते हुए कहा, जो तस्वीरों से भी कहीं अधिक सुंदर थी, और चुटकी लेते हुए कहा कि यहाँ तक कि मरणासन फूलों के नीचे भी कोई प्लेबॉय भूत बन सकता है। यूनिया की आंखें तन गईं, और जैसे ही उस आदमी ने हाथ बढ़ाया, उसने अचानक वार कर दिया। उसके हाथ में एक ठंडी सी सनसनी दौड़ गई, जिसके बाद सुअर जैसी चीख सुनाई दी। उसके हाथ में एक नाजुक सर्जिकल चाकू था, जिसे उसने सीधे उस आदमी की हथेली में घुसा दिया। तेज धार वाला ब्लेड सीधे आर पार हो गया, जिस पर खून की धारें थीं। यूनिया ने अपने दूसरे हाथ से यून मियाओ की आंखों को हल्के से ढक लिया ताकि वह इस खूनी दृश्य को न देख पाए। उस व्यक्ति ने यूनिया के ऐसे अचानक और निर्मम हमले की कभी कल्पना नहीं की थी, और उसके इस अनुमान को कम आंकने का परिणाम ये हुआ कि उसका वह हाथ उस दिन से बेकार हो गया। यूनिया ने उपहास उड़ाते हुए अचानक चाकू बाहर निकाला, जिससे खून की एक धार निकली जो उस आदमी की कमीज के सामने और चेहरे पर फैल गई। अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाई पकड़े हुए वह आदमी दर्द से इतना तड़प रहा था कि उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने मुंह बनाते हुए यूनिया पर चिल्लाते हुए कहा, तुम मौत को दावत दे रही हो। इतना कहकर उसने यूनिया के पेट पर लात मारी। अध्याय 684, 166 उच्च और शक्तिशाली, कीचड़ के समान नीच _ 5। यूनिया ने अपने बगल से एक कुर्सी उठाई और उसे उस आदमी के फैले हुए पैर पर दे मारा। कुर्सी टकराते ही चकनाचूर हो गई और वह आदमी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यूनिया ने चुपचाप अपने दांत पीसे, अपना सिर घुमाकर यून मियाओ की ओर देखा, जिसने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर झुकाया और मुंह फेर लिया। हाथ में सर्जिकल चाकू घुमाते हुए यूनिया धीरे धीरे चलकर उस आदमी के पास गई और उसके बगल में बैठ गई। उसने उसकी दयनीय हालत को ठंडे स्वर में देखा, उसके होठों पर एक कोमल लेकिन क्रूर मुस्कान थी। क्या तुम्हें पता है कि मुझे हंस का मांस खाने वाले मेंढकों से कितनी नफरत है? नहीं, तुम्हें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मेढक की तरह चुपचाप अपने बिल में रहो और दूसरों को घिन दिलाने के लिए बाहर मत निकलो। उस आदमी की आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक उठी जब उसका दूसरा सही सलामत हाथ अचानक यूनिया की ओर बढ़ा। यूनिया की प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी, एकदम सटीक निशाना। एक उत्कृष्ट सर्जन के हाथ बहुत फुर्तीले होने चाहिए। उस आदमी की चीखें किसी कटे हुए सुअर की तरह गूंज उठी। यूनिया ने ठंडे लहजे में तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सर्जिकल चाकू और अपना हाथ फर्श की दरारों में जोर से घुसा दिया। उसका हाथ पहले से ही खून से लथपथ था और वह आदमी इतनी पीड़ा में था कि लगभग बेहोश हो गया था। फिर भी वह थोड़ी सी चेतना बनाए रखते हुए गुस्से भरी निगाहों से यूनिया को घूर रहा था। मैं सचमुच तुम्हारी आंखें निकालकर उन्हें नमूने के तौर पर सुरक्षित रखना चाहता हूँ। वे बहुत खूबसूरत होंगी। ऐसी नफरत और द्वेष से भरी आंखों को हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहिए। यूनिया ने महसूस किया कि उस आदमी का शरीर अचानक अकड़ गया है, और उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, इसके लिए भी एक दिन आएगा, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे पर टिकी हैं। कैसा रहेगा? यूनिया को अचानक एहसास हुआ कि उसमें एक विचित्र प्रवृत्ति है। अभी अभी जब उस आदमी ने उसे इस तरह के भाव से देखा, तो उसे अचानक उस नज़र को हमेशा के लिए संजो कर रखने की तीव्र इच्छा हुई। सुंदर चीजों को हमेशा के लिए संरक्षित रखना चाहिए, और उसके लिए सबसे खूबसूरत चीज थी वो आंखें जो उसके प्रति भय और घृणा से भरी थीं। कितनी खूबसूरत! गुवान डोंगहुई की दृष्टि धुंधली होने लगी, लेकिन उस युवती की छवि उसकी आंखों में इतनी स्पष्ट रूप से अंकित थी कि ऐसा लगा मानो उसका दिल पल भर में एक अथाह खाई में गिर गया हो। वह हार गया क्योंकि उसने शुरू से ही उसे कम आंका था, ये सोचकर कि वह एक कमजोर लड़की है जिसमें मुर्गी को भी नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है, इसलिए उसने कोई सावधानी नहीं बरती। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़की को वह इतना कमजोर समझता था, वह इतनी क्रूरता से हमला करेगी।
विशेषकर जब वह उस लालसा और लालसा भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखती थी तो वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगता था। बहुत ही भयानक। यह महिला तो सरासर पागल है। किसने कहा कि वह दयालु और अद्भुत है? ये सब बकवास है। अगर वह दयालु है तो इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान ही नहीं है। यूनिया के कान फड़फड़ाए। अचानक बाहर से दरवाजा जोर से खोला गया और डू शान एक व्यक्ति को गोद में लिए हुए तेजी से अंदर आ गया। भाई डू। जैसे ही डू शान ने अपने सामने का खूनी दृश्य देखा, उसने अपनी आंखों में मौजूद आश्चर्य को दबा लिया, उस व्यक्ति को जमीन पर पटक दिया और बेहोश व्यक्ति के बिखरे हुए बालों के नीचे से हल्के मेकअप वाला एक चेहरा दिखाई दिया। यह महिला अभी अभी दरवाजे के आसपास चुपके से घूम रही थी। क्या आप इसे पहचानती हैं, महोदया? यूहा ने अपने होंठ मोड़े। जू चेन चेन। वह खड़ी हुई और चलकर उसके पास गई, अपने पैर से उसे हल्के से लात मारते हुए बोली, नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। जू चेन चेन की आंखें हैरानी से खुली। यूनिया को देखकर वह अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, मिस जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खून से लथपथ गुवान डोंगहुई को जमीन पर पड़ा देखकर वह डर से कांप उठी। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, यूनिया ने महिला के तेजी से बदलते भावों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसके सामने अभिनय करने की कोशिश करना सरासर नादानी थी। आंखें झट से घुमाते हुए जू चेन चेन ने दुखी चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने आपको यहाँ घसीटते हुए देखा। मुझे डर था कि कहीं आपको कुछ हो न जाए, इसलिए मैं देखने आई। लेकिन तभी वह अचानक प्रकट हुआ और कुछ कहने से पहले ही उसने मुझे बेहोश कर दिया। मिस जी, मैं सचमुच आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सब मेरी ही गलती है, मैं कुछ कर नहीं पाई। कितना दयनीय भाव है, वाकई बेहद दुखद। ओह, तो लगता है मेरे आदमी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, यूनिया ने टिप्पणी की। जैसे ही उसने जू चेन चेन को थोड़ा शांत होते देखा, उसने अचानक जमीन पर पड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? जू चेन चेन हिचकिचाई, फिर फुसफुसाते हुए बोली, वह डोंगहुई एंटरटेनमेंट के सीईओ गुवान डोंगहुई हैं और मेरे बॉस भी हैं। यूनिया ने डू शान की ओर देखा, जिसने समझाया, डोंगहुई एंटरटेनमेंट जियांगझू टेलीविजन स्टेशन की एक सहायक मनोरंजन कंपनी है और इसके सीईओ वास्तव में गुवान डोंगहुई हैं। वह पास गया और उस आदमी पर कुछ नजरें डाली। यही तो है। जू चेन चेन ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली। सब कुछ उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। जी यूनिया बेहद रहस्यमयी थी, यहाँ तक कि गुवान डोंगहुई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके अलावा वह सचमुच दोहरे स्वभाव की थी, बाहरी लोगों के प्रति दया और सहनशीलता का प्रदर्शन करती थी, जबकि यही उसका असली रूप था। अध्याय 685 166 उच्च और शक्तिशाली कीचड़ के समान नीच _ 6। अगर ये नज़ारे बाहरी लोगों को दिख जाते तो उसकी सारी इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल जाती। वो राष्ट्रीय देवी, राष्ट्रीय आदर्श, बस एक दुष्ट औरत समझी जाती जिसका दिल जहरीले बिच्छू जैसा है। भला ऐसी औरत को कौन पसंद करेगा, सिवाय उसके जिसे गधे ने लात मार दी हो। हर किसी का एक थूक ही उसे डुबाने के लिए काफी होता। मुझे राष्ट्रपति गुवान से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये सचमुच अविश्वसनीय है। जू चेन चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मिस जी, राष्ट्रपति गुवान को भी सजा मिल चुकी है। क्या आप थोड़ी उदारता दिखाते हुए उन्हें माफ कर सकती हैं? यूनिया ने अपने होंठ सिकुड़े। उदारता? बहुत खूब, अगर आप उसे आपके साथ किए गए बुरे बर्ताव के लिए माफ कर सकते हैं तो मुझे कुछ कहना ही नहीं होगा। जू चेन चेन का छोटा सा चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने शब्दों में दृढ़ता दिखाई। मिस जी, कृपया इस बारे में मजाक न करें। कौन तुमसे मजाक कर रहा है? यूनिया अचानक चलकर उसके पास आए और उसके बगल में बैठ गई। उसकी आंखों में एक ऐसी भेदक निगाह से देखने लगी जो मानो सब कुछ भेद सकती हो, जिससे जू चेन चेन का दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। चूंकि तुम अच्छी इंसान बनना चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, यूनिया ने कहा और अचानक अपने मजबूत हाथ से जू चेन चेन की थोड़ी पकड़ ली, जिससे उसे तेज दर्द हुआ। उसने यूनिया की कलाई दोनों हाथों से पकड़ ली, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह में कुछ ठूस दिया गया, जो लार के संपर्क में आते ही घुल गया और जू चेन चेन के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह उसके गले से नीचे उतर गया। उसने यूनिया का हाथ झटक दिया और अचानक आगे झुककर जमीन पर उल्टी कर दी, अपनी उंगली गले पर दबाकर मुंह में जो कुछ भी था उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। यूनिया की ओर देखते हुए उसने रोते हुए कहा, तुमने मुझे क्या खाने को दिया था? बेशक, यह अच्छी बात है। यूनिया नीचे बैठ गई, उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जू चेन चेन, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? जू चेन चेन स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर तुरंत अन्याय का भाव झलकने लगा।
मिस जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, और मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी? यूनिया ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए सिर झुकाया। तुमने सोचा था कि तुमने इसे बहुत अच्छे से छिपा लिया है, लेकिन तुम्हारी आंखें। यूनिया ने अपने कैंची जैसे हाथों से अपनी आंखों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें धोखा दे चुकी है। सामने खड़ी लड़की को देखकर जू चेन चेन का दिल अविश्वास से जोर से धड़कने लगा। मिस जी, मुझे सच में नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। अगर आपको नहीं पता तो रहने दीजिए। यूनिया खड़ी हो गई। भाई डू, आप यहीं रुकिए और सब पर नजर रखिए। बेहतर होगा कि आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लें। अगर कोई झूठ फैलाने की हिम्मत करता है तो 1 मिनट के अंदर यह वीडियो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। जू चेन चेंग अचानक आगे बढ़ी और यूनिया के पैर को गले लगा लिया। मिस जी, मुझे छोड़कर मत जाए। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? यूनिया ने आह भरी। एक व्यक्ति के रूप में ईमानदार होना बेहतर है। यूनिया ने अपनी टांग से चिपकी हुई जू चेन चेन को नीचे देखते हुए घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो क्या, नकली हमेशा नकली ही रहेगा। चाहे उसे कितनी भी अच्छी तरह से छिपाया जाए, उसे कभी भी सभ्य समाज में जगह नहीं मिलेगी। नकली शब्द ने जू चेन चेन के भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी। उसकी आंखों का रूप अचानक बदल गया। वे स्पष्ट रूप से आक्रोश, द्वेष और दुख से भर गईं। ये सभी भावनाएं उसके सामने बैठी लड़की की ओर निर्देशित थीं। यूनिया ने बस उन आंखों को देखा। कितनी खूबसूरत थी वो। जी यूनिया, तुमने ही मुझसे सब कुछ छीन लिया है। तुम धोखेबाज हो। क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ? अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, वरना एक दिन मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगी। अभी तो तुम खुश हो सकती हो, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत दुख होगा। जू चेन चेन पागलों की तरह चिल्लाए। यूनिया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, उनमें से कौन सी तुम्हारी होनी चाहिए थी? तुम अपने ऊंचे सिंहासन पर किसी राजकुमारी की तरह बैठी हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि दूसरों की चीजें छीनने का तुम्हें अधिकार है। क्या तुम्हें पता है ये कितना घृणित है? उस छोटे से पहाड़ी गांव से भागने का यही मेरा एकमात्र मौका था, एकमात्र अवसर था, और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। जू चेन चेन का जन्म एक छोटे पिछड़े पहाड़ी गांव में हुआ था। जन्म देने के बाद उसकी मां किसी और के साथ भाग गई, और उसका पालन पोषण उसके पिता और उसकी 70 वर्ष से अधिक उम्र की दादी ने किया। हालांकि उसके पिता पूरी तरह से एक दरिंदे थे। जब युआन पेन 5 साल की थी तब वे पहाड़ी गांव गए। जू चेन चेन को देखकर उन्हें लगा कि वह बच्ची शहर के बच्चों से बिल्कुल अलग, चंचल, समझदार और भोली है। उस समय वे पिता पुत्र युद्ध शो की योजना बना रहे थे। पहले तो उनकी नज़र जी यूनिया पर थी, लेकिन जी लानी के मना करने पर उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। काफी लंबे चयन प्रक्रिया के बाद भी जब वे फैसला नहीं कर पाए, तो इस बच्ची को देखकर उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। उसके परिवार के बारे में जानने के बाद उन्हें उस बच्ची पर दया आए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह उनके साथ बाहर की दुनिया देखने जाना चाहेगी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया गढ़ी जो उस नन्ही बच्ची के दिल में घर कर गई और उसके साथ बाहर जाने का सपना देखने लगी। अध्याय 686 166 उच्च और शक्तिशाली कीचड़ के समान नीच _ 7। युआन पान जाने से पहले 2 दिन यहीं रुकी थी, ये कहते हुए कि कोई उसे लेने आएगा। परिवार को उससे लाभ हो सकता है, ये सोचकर उसके पिता ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। आशा से भरी युआन पान इंतजार करती रही, और आखिरकार युआन पान द्वारा भेजा गया व्यक्ति आ गया। उसने ऐसे खूबसूरत कपड़े पहने जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, उन कारों और हवाई जहाजों में सफर किया जिन्हें उसने केवल गांव के मुखिया के घर में लगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर देखा था, और एक ऐसे शहर में गई जो रंगीन और चहल पहल से भरा था, मानो किसी सपने से निकला हो। 2 चाचियों ने उसकी देखभाल की और उसकी अच्छी तरह रक्षा की, लेकिन युआन पेन उससे मिलने कभी नहीं आया। एक बार जब वह सो रही थी, उसने दोनों चाचियों के बीच बातचीत सुनी जिसमें वे कह रही थी कि युआन पेन को एक बेहतर उम्मीदवार मिल गया है और वह उसे वापस पहाड़ी गांव भेजने की योजना बना रहा है। सपना जितनी जल्दी शुरू हुआ उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह वापस उसी छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंच गई। युआन पेन ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए थे, लेकिन इससे उसके पिता संतुष्ट नहीं हुए। जब कर्मचारियों ने उन्हें कारण बताया कि उसकी जगह एक बेहतर बच्चे को रख दिया गया है, जो परिवार के लिए कोई लाभ नहीं ला सकता या उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सकता, तो उसके पिता ने उसे रोजाना पीटना शुरू कर दिया। उस पल से उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष पैदा हो गया।
वह नहीं जानती थी कि वह कैसी दिखती थी, बस इतना पता था कि स्टाफ ने उसका नाम लिया था। जी यून्या, एक राजकुमारी की तरह रहने वाली लड़की। क्या उसे पता था कि उसकी एक छोटी सी इच्छा ने एक कुतिया की तरह जीने वाली लड़की की किस्मत बदल दी थी। वह इतनी ऊंचाइयों पर थी जबकि उसकी दयनीय हालत एक चींटी जैसी थी। यूनिया सबकी प्रशंसा और स्नेह में डूबी हुई थी, लेकिन वह पहाड़ी गांव के एक अंधेरे कोने में छिपकर चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसने अपनी किस्मत बदलने का एकमात्र मौका खुद ही छीन लिया था। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, सचमुच वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। 7 साल की उम्र में उसके पिता की नशे में धुत होकर एक चट्टान से गिरने से मृत्यु हो गई। 10 साल की उम्र तक उसकी दादी बीमारी से चल बसी और उसे पास के एक कस्बे के अनाथालय में भेज दिया गया। 11 साल की उम्र में उसे एक दयालु दंपति ने गोद ले लिया, जो धनी तो नहीं थे लेकिन उनकी अपनी संतानें नहीं थीं। गोद लिए जाने के 1 साल बाद उसकी पालक मां अचानक गर्भवती हो गई और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिससे घर में उसकी स्थिति थोड़ी असहज हो गई। इसके बावजूद कई वर्षों तक उसे बिना किसी चिंता के कपड़े और भोजन मिलते रहे। उसके पालक माता पिता उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। बाद में उसके पालक पिता ने व्यवसाय शुरू किया और कुछ धन कमाया। परिवार जियांगजोऊ चला गया और उसने कड़ी मेहनत करके उत्कृष्ट अंकों के साथ जियांगजोऊ के सर्वश्रेष्ठ निजी हाई स्कूल में दाखिला प्राप्त किया। केवल इसी कारण वह अपने पालक माता पिता द्वारा निकाले जाने से बच सकी। एक दिन अखबार में उसकी नज़र जी यून्या के नाम पर पड़ी, जो एक दशक से भी अधिक समय से उसके दिल में छिपा एक भयानक दुर्स्वप्न था। इसने उसे एक भयावह खाई में धकेल दिया। उसने संघर्ष किया, भटकती रही, लेकिन कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाए। जब सपनों की रोशनी कठोर वास्तविकता पर पड़ी तो परिणाम ऐसा था मानो 10 गुना बड़े आवर्धक लेंस से देख रहे हो। क्रूरता अनंत गुना बढ़ गई थी। वह हर दिन टीवी स्टेशन के प्रवेश द्वार पर नजर रखती थी, युआन पेन का पीछा करती थी, उसका घर का पता जान लिया और एक अचानक मुलाकात का इंतजाम किया। उसने ऐसा दिखाया जैसे युआन पेन ने उसे अनजाने में पहचान लिया हो। उसने अपनी दुखद पृष्ठभूमि का वर्णन किया और इशारा किया कि युआन पेन द्वारा अपना वादा न निभाने के कारण ही उसका परिवार बिखर गया और सब मर गए। स्वाभाविक रूप से युआन पेन को अपराधबोध हुआ। उसकी आवाज और रूप रंग को अच्छा देखकर उसने उसे अपने संगीत प्रतिभा शो में भाग लेने का सुझाव दिया और उसे मशहूर बनाने और अतीत की भरपाई करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। युआन पेन वाकई उसके प्रति दयालु था। उसने अपने सारे संसाधन उसे मुहैया करा दिए, यहाँ तक कि एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उसे डोंगहुई में काम करने के लिए अनुबंधित भी कर दिया, ताकि उसके संरक्षण में उसका जीवन आसान हो सके। इसके अलावा अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली थी कि उसे स्टेशन प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया जाने वाला है। उसके नेतृत्व में स्टेशन के भीतर कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। टीवी स्टेशन प्रमुख के समर्थन से मनोरंजन उद्योग में उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। बेशक ये तभी संभव था जब उसकी मुलाकात जी यून्या नाम की किसी महिला से न हो। एक स्टार के रूप में उसका भविष्य उज्ज्वल होने वाला था। आखिरकार मुझे समझ आ गया, यून्या ने कहा। उसे जू चेन की नफरत का कारण समझ आ गया था। फिर भी उसे यह हास्यास्पद रूप से बेतुका लगा। दरअसल वो हमेशा से ही ऊंचे दर्जे पर रही थी, सिर्फ एक इशारे से अपनी मनचाही चीज पा लेती थी। इस बात से पूरी तरह अनजान कि दूसरों के लिए यही अपनी किस्मत बदलने का एकमात्र मौका होता है। ये जानते हुए भी क्या उसे उस पर दया करनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए और फिर उसके साथ नरमी बरतनी चाहिए। बेहतर जीवन में जन्म न लेने के लिए मुझे दोष देना बेवकूफ़ी है। तुम्हारी शिकायत बेतुकी है। मेरी वजह से ही युआन पेन को शो करने का विचार आया था। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ही संपर्क किया था, लेकिन मेरे परिवार ने आपत्ति जताई, इसलिए उन्हें तुम्हें बैकअप के तौर पर लेना पड़ा। जब मेरे परिवार ने मुझे शो में शामिल होने की अनुमति दी तो तुम्हें, यानी अतिरिक्त उम्मीदवार को, स्वाभाविक रूप से किनारे कर दिया गया। एक नीच व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपनी रग रग में बसी नीचता को कभी नहीं बदल सकता। ये हास्यास्पद है कि एक सिंड्रेला स्नो वाइट बनने का सपना देखती है, जबकि वास्तविकता आपको बताएगी कि आपको जगाने के लिए कभी कोई राजकुमार नहीं होता। जब तक मैं जी यून्या यहाँ हूँ, तुम्हें कभी कोई जगह नहीं मिलेगी। यून्या की ठंडी उपहास भरी आवाज शिव चेन के कानों में एक अभिशाप की तरह गूंजी। अध्याय 687 167 शादी की दुर्घटना अंततः आती है। चुप रहो, बस अपना मुंह बंद करो। अगर तुम न होते तो मैं अब तक मशहूर हो चुका होता। ये सब तुम्हारी गलती है। जू चेन चिल्लाया। यून्या ने ताना मारा। उसके जैसी लोगों को समझाना नामुमकिन था, उनका दिमाग आम लोगों की तरह काम नहीं करता था।
अगर चलते चलते ठोकर लग जाती तो वे खुद को दोष नहीं देती कि वे ध्यान नहीं दे रही थी, वे सड़क की मरम्मत न करने के लिए निर्माण श्रमिकों को या राहगीरों को दोष देती जो उनका ध्यान भटका रहे थे। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं लेकिन अपनी खुद की गलतियों को कभी नहीं देखते, उनके जीने का क्या मतलब है? बस हवा बर्बाद करना। बहुत बुरा हुआ, इस दुनिया में अगर जैसी कोई बात नहीं है। अगर हिम्मत है तो मर जाओ और वापस आ जाओ, देखो क्या तुम अंत बदल सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम 1000 बार मर जाओ कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम जू चेंगचिन कभी दिन का उजाला नहीं देख पाओगे, हमेशा मिट्टी के ढेर की तरह जीते रहोगे। उसकी तरफ एक और नजर डाले बिना वह आगे बढ़ा, युन मियाओ का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। युन मियाओ ने अचेतन रूप से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह लड़की युन या को घृणा और अनिच्छा से भरी निगाहों से देख रही थी। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और जब लड़की ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में व्याप्त जटिल भावनाएं एक घटते ज्वार की तरह गायब हो गईं और उनकी जगह अन्याय से पीड़ित मासूमियत का भाव आ गया जिसने दया जगा दी। युन मियाओ एक पल के लिए रुकी, कुछ सोचा, युन या के हाथ से खुद को छुड़ाया और जू चेन की ओर दौड़ पड़ी। मियाओ मियाओ, तुम क्या कर रही हो? युन या उसे समय पर रोक नहीं पाए और उसने देखा कि युन मियाओ दौड़कर जू चेन के पास गई, मुंह खोलकर मुस्कुराई, फिर झुककर उसे प्यार से गले लगा लिया। युन या का कदम लड़खड़ा गया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह जू चेन को ऐसे देख रहा था मानो किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। युन मियाओ ने झट से हाथ छोड़ दिया, एक कदम पीछे हट गई और जू चेन ने उसका हाथ पकड़कर विनती की, युन मियाओ, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकती हो प्लीज? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, प्लीज मुझे ले जाओ, आखिरी बार मैंने युन या को ढूंढने में तुम्हारी मदद की थी, प्लीज। युन मियाओ ने घबराहट में अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जू चेन ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसने कितनी भी कोशिश की वह छूट नहीं सका और उसने चिंता से युन या की ओर देखा। युन या ने उदासीनता से देखा, उसकी निगाहें गहरी और ठंडी थीं। क्या तुम मुझे भूल गए हो? पिछली बार टीवी स्टेशन पर जब तुम्हें अपनी बहन नहीं मिल रही थी, मैंने उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद की थी। तुम यूं ही खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। उसे अब जी युन्या को उकसाने पर गहरा पछतावा हो रहा था। वह सोच रही थी कि उसने उसे क्या सिखाया था और अब उसके साथ यह खौफनाक आदमी खड़ा था। उसे इस झमेले में पड़ने का और भी ज्यादा अफसोस हो रहा था, जिसका नतीजा सिर्फ नुकसान ही निकला। युन मियाओ ने उसका हाथ झटक दिया, अपने होंठ सिकोड़े युन या के पास दौड़ी और इशारा करते हुए बोली, उसे क्या हुआ है? युन या ने उसकी तरफ देखा और कहा, वह मुझे मारना चाहती है। उसने देखा कि युन मियाओ की निर्मल निगाहें अचानक गहरी हो गईं, अंधेरे की परतें घूमती और उठती हुई दिखाई दी, उसके होंठ कसकर दबे हुए थे और वह जू चेन की ओर दौड़ा, उसे ध्यान से घूरते हुए। जू चेन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, उसकी बकवास मत सुनो, मैंने कभी उसे मरा हुआ नहीं चाहा। युन मियाओ को खुश करने के लिए उसने जानबूझकर धीरे धीरे बात की ताकि वह उसके होठों की हरकत को साफ साफ देख सके। युन मियाओ ने कोने में पड़े एक स्टूल पर नजर डाली, उसे उठाया और बेरहमी से जू चेन की ओर पटक दिया। आह! जू चेन को इस मासूम दिखने वाले युवक से इतनी तेजी से प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए और स्टूल से उसके सिर पर जोरदार चोट लगी, जिससे उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। जी युन्या के एक शब्द ने ही उस पर विश्वास कर लिया, कितना मूर्ख है वो। उसने अपना सिर पकड़ लिया, उसे महसूस हुआ कि गर्म खून नीचे की ओर बह रहा है, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। युन मियाओ ने उसे एक और नजर नहीं डाली, मुड़ी और एक शानदार मुस्कान बिखेरते हुए युन्या की ओर चल पड़ी। मैंने तुम्हारे लिए याया का बदला लिया। युन या मुस्कुराए और अपना चेहरा छूते हुए बोली, मियाओ मियाओ, धन्यवाद। मुझ पर अटूट विश्वास रखने के लिए धन्यवाद। किसी को नहीं पता था कि मियाओ मियाओ जब खुद को छुड़ाकर दूसरी महिला के पास भागी तो उसे अंदर से कितनी बेचैनी महसूस हो रही थी। उनके जाने के बाद कमरे में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में, जहां पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी, जू चेन उठने ही वाली थी कि तभी एक पैर उसकी पीठ पर पड़ा और उसे फिर से नीचे दबा दिया। मिस जू, क्या आपको पता है कि मिस ने अभी आपको क्या खिलाया? डू शान ने अपने व्यवहार के बारे में सोचा और उसे घृणा महसूस हुई। मिस ने उसका सामान चुरा लिया, ये सब ईर्ष्या की वजह से था। अगर मिस ने उसे मौका दिया भी होता तो क्या उसे इतना यकीन था कि वह मशहूर हो जाएगी? और उसने मिस पर इल्जाम लगाने की हिम्मत की, दोष दूसरों पर डालने की उसकी क्षमता वाकई कमाल की थी। अध्याय 688 167 शादी की दुर्घटना अंततः आती है _2। यह क्या है?
जू चेनचेंग ने तीखी आवाज में पूछा। डू शान 2 बार हंसा। एक ऐसी दवा जो तुम्हें और एक आदमी को एक दूसरे की संगति में मदहोश कर देगी। जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का इतना समय नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और बेहोश पड़े गुवान डोंगहुई को लात मारी, नीचे झुककर उसका मुंह खोला, उसमें कुछ फेंका, उसकी थोड़ी उठाए और एक झटके में वह वस्तु उसकी ग्रासनली से नीचे उतर गई। ये सारी चीजें दूशान ने नाइट क्लबों से भरपूर मात्रा में हासिल की थीं। पहले तो उसे समझ नहीं आता था कि लड़कियां इन्हें किस लिए चाहती हैं, लेकिन अब उसे अपनी प्रेमिका की दूरदर्शिता की तारीफ करनी ही पड़ती है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए ऐसे ही तरीके अपनाने पड़ते हैं। युन या ने लापरवाही से युन मियाओ को कमरे से बाहर खींच लिया। गलियारा अभी भी खाली था। ऐसा लग रहा था कि उनका प्रतिद्वंद्वी अच्छी तैयारी के साथ आया था, यहां तक कि कर्मचारियों को भी वापस भेज दिया गया था। युन या ने व्यंग्य भरे लहजे में सोचते हुए लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुले और अंदर एक महिला दिखाई दी। जब उसने दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। हालांकि वह भाव तुरंत गायब हो गया, फिर भी यूनिया ने उसे स्पष्ट रूप से देख लिया। यूं हम मुस्कुराए और यूं मियाओ को अंदर खींच लिया। तियान तियान ने चुपके से अपना पस कसकर पकड़ लिया, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह यहाँ कैसे हो सकती है? उसे तो गुवान डोंगहुई के साथ होना चाहिए था। आखिर क्या गड़बड़ हो गई? उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हालांकि वह इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा पीलापन लिए लाल हो गया। लिफ्ट के अंदर का वातावरण कुछ हद तक स्थिर था। 5वीं मंजिल से पहली मंजिल तक जाने में जो कुछ सेकंड लगे वे अनंत काल के समान प्रतीत हुए। डिंग, लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। तियान तियान ऊंची हील पहने हुए जल्दी से बाहर निकल गई। यूनिया ने उसकी जाती हुई आकृति को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। कार में बैठते ही तियान तियान ने जल्दी से अपना फोन निकालकर गुवान डोंगहुई को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। आखिर क्या गड़बड़ हुई थी और जी यूनिया अचानक कैसे प्रकट हो गई? उसने गुवान डोंगहुई को ढूंढने के बारे में सोचा, फिर हिचकिचाई और वापस कार में बैठ गई। यूनिया ने टीवी स्टेशन के सामने एक टैक्सी रोकी और जी परिवार के हवेली वापस चली गई। 40 वर्ष के आसपास के ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में कई बार उस महिला की ओर देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, आप जानी पहचानी लग रही हैं, युवती। क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? यूनिया ने सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको ऐसा लगता है? ड्राइवर अचानक बोला, आखिरकार मुझे याद ही गया। क्या आप जी यूनिया हैं? मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, उसका कमरा आपके पोस्टरों से भरा हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज आपसे मेरी मुलाकात हो गई। हाँ, जब मैं उसे बताऊंगा तो वो जरूर ईर्ष्या से लाल हो जाएगा। बोलते हुए वो दिल खोलकर हंसा। यूनिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक टैक्सी ड्राइवर भी उसे पहचान लेगा। वह एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। क्या आप मुझे बाद में किराया के तौर पर ऑटोग्राफ देंगे? क्या आप यहाँ किसी टीवी शो की रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं? क्या आप डेब्यू करने की योजना बना रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ एक साक्षात्कार कार्यक्रम रिकॉर्ड करने आया हूँ। एक साक्षात्कार कार्यक्रम? क्या ये जियांग शेन का सेलिब्रिटी इंटरव्यू है? हाँ। अरे वाह, मैं तो इस शो की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं इसका एक भी एपिसोड देखना नहीं भूलती। जब भी ये प्रसारित होगा मैं इसे जरूर देखूंगी। पूरे रास्ते ड्राइवर लगातार बोलता रहा, जिससे यूनिया का सिर चकरा गया। जी परिवार के हवेली पहुंचकर यूनिया भुगतान करना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर ने किराए के बदले उसका ऑटोग्राफ मांगा। यूनिया ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कोई स्टार नहीं हूं। उसने कार की सीट पर खुले पैसे रखे और युन मियाओ को कार से बाहर खींच लिया। उसके घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद डू शान वापस आ गई। मियाओ मियाओ को सुलाने के बाद यूनिया कमरे से बाहर निकली और अंकल चांद की कॉल का जवाब दिया। बाय शियांग शियांग का मामला ऐसा था जिसे उसने हमेशा चाचा चांद को निगरानी में रखने का निर्देश दिया था, और आज अदालत में सुनवाई का दिन था। फैसला आ चुका था। बाय जियांग को जानबूझकर हत्या करने के आरोप में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और उनके राजनीतिक अधिकार जीवन भर के लिए छीन लिए गए। परिवार ने फैसले को स्वीकार नहीं किया और सर्वोच्च जन न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च जन न्यायालय ने मामले को स्वीकार कर लिया था और नए सबूतों से बेल जियांग के पक्ष में बदलाव की उम्मीद जगी। जब अंकल चांद ने इस मामले को सुलझा लिया तो उन्होंने उसे नवीनतम समाचार से अवगत कराया। मुख्य सबूत पीड़ित के शरीर पर पाया गया ट्यूबलर एरो पॉइजन एल्कलॉइड था। बाय रान ने निंग जिजिन को ढूंढा, जिनका एक मित्र सर्वोच्च जन न्यायालय का उपाध्यक्ष है।
उन्होंने यह मामला अपने हाथ में लिया और मेरी जांच के अनुसार वे मूल रूप से एक ऐसे वकील थे जो अपनी तार्किक जांच पड़ताल की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके हाथ में आने से बाई जियांग का मामला इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता। यूनिया को सबसे ज्यादा नापसंद ये था कि वह सरल मामलों को जटिल बना देती थी। चूंकि उन्हें सबूत चाहिए थे तो ठीक है, वह उन्हें सबूत दे देगी। लेकिन बायरान, तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और एक दिन तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। जू चेन को नहीं पता था कि वह टीवी स्टेशन से निकलने में कैसे कामयाब हुई। अध्याय 689 167 शादी की दुर्घटना अंततः आती है _3। घर पहुंचते ही परिवार के तीनों सदस्यों की चहल पहल अचानक रुक गई, क्योंकि वे सब उसे हैरानी से देखने लगे। सबसे पहले माँ जू लिन जिंग खड़ी हुई। चेन तुम वापस आ गई, आओ खाना खाओ। 5 साल की छोटी बहन जू लान अपनी कुर्सी से उछलकर अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ते हुए बोली, बहन तुम वापस आ गई। अपनी नन्ही सी आवाज में जू चेन की जान को गले लगाते हुए वह बेहद प्यारी लग रही थी। जू चेन ने चुपके से अपनी मुठियां भींची, जू लान को खींचकर दूर ले गई और पीछे मुड़े बिना अपने कमरे की ओर भागी। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। लिन जिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आज इस बच्चे को क्या हो गया है। पिता जू ने आह भरते हुए कहा, जाने दो, बच्ची बड़ी हो गई है और अब हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जू लान ने नाराजगी जताते हुए मुंह बनाया और कहा, क्या बहन मुझे पसंद नहीं करती? उफ, मैं बहन के साथ खेलना चाहती हूँ। लिन जिंग ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसे दिलासा दिया। दरवाजे के बाहर से रोने की आवाज सुनकर जू चेन को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसे गोद लिया गया था और जब उसके दत्तक माता पिता उसे अपने साथ ले गए तब वह 12 साल की थी। उसे अपने जैविक माता पिता की तरह निर्भरता नहीं मिली, जिससे उसके और उसके दत्तक माता पिता के बीच दूरियां बढ़ती गईं। उसके आने के कुछ ही समय बाद उसकी दत्तक मां गर्भवती हो गई और अगले ही साल जू लान का जन्म हुआ। तब से परिवार में उसकी स्थिति बदलने लगी। दरअसल उसके दत्तक माता पिता हमेशा की तरह उसकी देखभाल करते थे, लेकिन बच्चे के देर से आने के कारण उनकी उससे बहुत अपेक्षाएं थीं, जिससे जू चेन को उपेक्षित महसूस होने लगा। उसकी संवेदनशीलता के कारण उसके दत्तक माता पिता की एक सामान्य सी बात भी उसके लिए कई अर्थों में सिमट गई। समय के साथ घर का माहौल बदल गया और उनके लिए आपस में बातचीत करना कठिन होता चला गया। जब उन्होंने उसे गोद लिया था तो फिर उन्हें जू लान को जन्म देने की क्या जरूरत थी? ये सरासर गैरजिम्मेदाराना था। उसने इस बारे में एक से अधिक बार सोचा था। वह अपने दत्तक माता पिता से नफरत करती थी और जू लान से दिल से नफरत करती थी। अब उसे बेहद पछतावा हो रहा था कि उसने उनके साथ जाने का फैसला क्यों किया। अनाथालय की एक और लड़की कभी उसे गोद लिए जाने पर ईर्ष्या करती थी। बाद में उस लड़की को एक प्रवासी चीनी दंपति ने गोद ले लिया और वे विदेश चले गए। उसने एक सहपाठी से सुना कि वह अब संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अच्छे निजी हाई स्कूल में पढ़ रही है, अपने दत्तक माता पिता की इकलौती संतान है जो बहुत धनी है और एक राजकुमारी जैसा जीवन जी रही है। और खुद को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है। जी यूनिया, उसने मन ही मन उसका नाम बुदबुदाया, उसे अपनी सारी मुसीबतों का कारण मानते हुए। उसने कसम खाई कि जब तक वह जीवित रहेगी उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी गलतियों को कभी नहीं देखते, हमेशा दूसरों को दोष देने में तत्पर रहते हैं। ये वास्तव में हीन भावना का संकेत है, जैसे कोई बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कता हुआ बड़ा होता जाता है, अंत में खाई में गिर जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बड़ी बहन, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जियांगजोऊ हवाई अड्डे की ओर जाने वाले राजमार्ग पर एक काली रंग की बिजनेस सेडान कार तेजी से गुजरी। निंग जिजिन ने अपने धूप के चश्मे उतारे और कार की खिड़की से गुजरते हुए नज़ारों को देखा। उसकी आंखों में उदासीनता थी। जिकी जर्मनी में विदेश में पढ़ाई कर रहा है, मैं उसे ढूंढने जाने की योजना बना रही हूँ। निंग जिहुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने सचमुच फैसला कर लिया है? आखिर अपने पति के साथ? क्या तुम सचमुच उसे जाने देने के लिए तैयार हो? निंग जिजिन के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। तैयार हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा कोई भविष्य नहीं है। हिचकिचाहट से केवल अराजकता ही फैलेगी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वे एक दूसरे को ही चोट पहुंचाएंगे। बेहतर यही होगा कि हम जल्दी अलग हो जाएं और एक दूसरे के लिए कुछ खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। निंग जिजिन कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने बाई शियांग के मामले के बारे में अपनी एक सहपाठी से बात कर ली है।
कृपया मेरे चौथे चाचा को बता दे कि वे निश्चिंत रहें, उसने कहा। आपके चौथे चाचा की शादी जल्द ही होने वाली है। क्या आप शादी के बाद जाने का इंतजार नहीं करना चाहते? निंग जिहुआन ने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, ताकि अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सके, उसने जवाब दिया। उसे डर था कि ये फैंग उसे ढूंढने आ जाएगा, और उससे भी ज्यादा डर था कि वह अपना इरादा बदल देगी। निंग जिहुआन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है फिर। निंग जिजिन निंग परिवार के घर नहीं लौटी बल्कि एक होटल में ठहरी। निंग जिहुआ ने उनके लिए सभी व्यवस्थाएं करने के बाद प्रस्थान किया। जब निंग जिहुआ घर लौटा तो उसने बैठक कक्ष में निंग किंगहुआ और निंग किंगहुआ को देखा। उन दोनों को देखकर निंग जिहुआ के होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई, और उसने उनके आने का मकसद समझ लिया। और निंग किंगहुआ के बगल में लंबे सीधे काले बालों वाली एक मासूम और खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निंग जिहुआ पर एक नजर डाली और फिर शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसके छोटे हाथ घबराहट में उसकी छोटी स्कर्ट को घुमा रहे थे। निंग जिहुआन ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर नजरें हटाकर सोफे पर बैठ गई। मेरे परदादा और पिताजी मेरे घर क्यों आए हैं? वह काफी पहले ही निंग परिवार के घर से निकल गया था। विशाल निंग घर में अब केवल दो बुजुर्ग पुरुष, निंग किंगहुआ और निंग किंगहुआ ही रहते थे, और यह पूरी तरह से उनका खेल का मैदान बन गया था, जहां वे रात भर मौज मस्ती करते थे और युवाओं से भी ज्यादा आनंद लेते थे। अध्याय 690 167 शादी की दुर्घटना अंततः आती है _4। निंग किंगहुआ ने उसे घूरते हुए कहा, अरे बदमाश, इस बूढ़े आदमी से मिलने घर भी नहीं आ सकते, तुम्हारे पंख तो सचमुच सख्त हो गए हैं। निंग किंगहुआ अपने बेटे से थोड़ा डरते थे, इसलिए जब तक कोई गंभीर समस्या न हो वे खुद निंग जिहुआ से मिलने नहीं जाते थे। बताओ क्या बात है? निंग जिहुआ का लहजा कुछ अधीर था। निंग किंगहुआ ने अपने सामने बैठे उदासीन दिखने वाले युवक पर एक नजर डाली, एक पल के लिए झिझकी, फिर बोली, जिहुआन, क्या तुम्हारी बहन ने तुमसे संपर्क किया है? मुझे बस इतना पता था कि वे निंग जिजिन के ठिकाने के बारे में पूछने आए हैं। निंग जिहुआन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मैं हमेशा से बड़ी बहन के संपर्क में रही हूं। मेरा मतलब वो नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको पता है कि जिजिन इस समय कहाँ है? क्या बड़ी बहन राजधानी के ये परिवार में एक धनी युवती की तरह जीवन नहीं जी रही है? चाचा जी, इस प्रश्न का क्या अर्थ है? मुझसे बात मत बदलो, यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। वह हमेशा तुम्हारे और जिकी के सबसे करीब रही है। जिकी के जर्मनी में पढ़ाई करने जाने के बाद वह अब सिर्फ तुमसे ही बात करती है। जिहुआन, चाचा को सच सच बताओ, क्या जिजिन तुम्हारे पास वापस आ गई है? निंग जिहुआन ने उसकी ओर एक नजर डाली, एक ऐसी मुस्कान जो कुछ हद तक रहस्यमय सी लग रही थी, जिससे निंग किंगहुआ अचानक कांप उठी। चाचा जी, अगर बड़ी बहन वापस आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? निंग किंगहुआ अचानक खड़ी हो गई, तो आप कह रहे हैं कि जिजिन ने सचमुच आपसे संपर्क किया था? वह अब कहाँ है? निंग जिहुआन मुस्कुराया और आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। क्या चाचा बड़ी बहन को 3 आज्ञाकारिता और 4 सद्गुण के बारे में उपदेश देने की योजना बना रहे हैं कि उसे जिससे शादी करनी है उसके आधार पर मुर्गी या कुत्ते का अनुसरण करना चाहिए? उनकी आवाज व्यंग्य से भरी हुई थी। निंग किंगहुआ का चेहरा सफेद से हरा और फिर हरे से सफेद हो गया। जब निंग जिजिन ने ये फैंग से शादी की थी तब उन्होंने पूरी तरह से सहमति दे दी थी। वे अपने दामाद से बेहद संतुष्ट थे। शेंगहुआ के उत्तराधिकारी के रूप में देश में शेंगहुआ समूह का रुतबा सर्वविदित था, और तब से वे खुद को शेंगहुआ युवराज का ससुर कह सकते थे और गर्व से सिर ऊंचा करके घूम सकते थे। उस जैसे कामुक बूढ़े मूर्ख को निंग जिजिन और ये फैन की शादी के बारे में क्या पता होगा? उसे तो बस ऑनलाइन तस्वीरों से पता चला कि निंग जिजिन किसी के साथ भाग गई है, और उसने चुपके से खींची गई तस्वीर को देखते ही पहचान लिया। जियान जुनजी जिजिन का पहला प्यार था। अगर जियान जुनजी उस समय अपने माता पिता के साथ राजधानी शहर न चला गया होता तो उन दोनों का अलगाव न होता, जिसके कारण जिजिन लंबे समय तक उदास रहा। क्या जिजिन जियान जुनजी के साथ फिर से संबंध बनाने के बारे में सोच रही थी, ताकि वह ये फैन को छोड़कर उसके साथ भाग जाए? इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? निंग किंगहुआ निंग जिजिन को ऐसा करने की कभी इजाजत नहीं देती, चाहे उसकी मौत ही क्यों न हो जाए। अब सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि निंग जिजिन जियांगझोउ लौट गई थी। उसे ढूंढना होगा और उसे अपना फैसला बदलने के लिए मनाना होगा। ये फैंग जैसा नेक इंसान जिंदगी में आसानी से नहीं मिलता, उसकी बेटी इतनी मनमानी कैसे कर सकती है? जिजिन बहुत ही लापरवाह हो रही है, बिना कुछ कहे घर से भाग गई। ये परिवार उसे कैसे देखेगा?
हमें उसे अभी ढूंढना होगा, उसे समझाना होगा कि वह वापस आकर ये फैन के साथ एक अच्छा जीवन जिए, न कि इन सब झंझटों के बारे में सोचे। ठीक है, हमारे परिवार के निजी मामलों पर बंद दरवाजों के पीछे ही चर्चा होनी चाहिए, यहाँ बाहरी लोग भी हैं। निंग जिहुआ उसकी बकवास सुनकर थक चुकी थी। फिर निंग किंगहुआ को अपने बगल में बैठी लड़की की याद आई। उसने हल्की खांसी की और निंग जिहुआ से कहा, जिहुआ, ये लड़की मेरी एक दोस्त की बेटी है, जिसका नाम हुआंग यू है, 18 साल की है और मॉडल है। तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और पापा ने देखा कि तुम अभी भी कुंवारे हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक लड़की से मिलवाया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हुआंग युए नाम की लड़की ने चुपके से निंग जिहुआ पर नजर डाली। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन वह बहुत आकर्षक था और इतनी कम उम्र में निंग परिवार की मुखिया होने के नाते ऐसे अवसर को हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। ऐसा मौका आसानी से नहीं मिलता और उसने इसे पूरी तरह से भुनाने का निश्चय कर लिया था। युवा स्वामी निंग, नमस्कार, मेरा नाम हुआंग यू है। लड़की की आवाज पतली और कमजोर थी, बिल्ली की म्याऊं जैसी, जिसे सुनकर निंग जिहुआ ने भौहें सिकुड़ी। निंग जिहुआन ने धीरे से नाक सिकोड़ी, उसकी निगाहें लड़की के चेहरे पर बेपरवाही से घूम गईं। उसके चेहरे पर कम से कम 5 जगह सर्जरी हुई थी और उसकी बैठने की मुद्रा तो देखो। निंग जिहुआन ने तीसरी बार देखने की जहमत भी नहीं उठाए और व्यंग्य से कहा, पिताजी, आपको तो इस तरह की चीजें भी पसंद है, आपका स्वाद बिगड़ता जा रहा है। अगर आपको उससे लगाव है तो उसे अपने पास ही रखिए। मुझे इन बाजारू महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और जाहिर है वह मेरी सौतेली माँ बनने के लायक भी नहीं है। हुआंग यू का चेहरा पीला पड़ गया, उसने अपने होंठ दबाए और धीरे से कहा, युवा स्वामी निंग, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? बस करो, मेरे सामने नाटक मत करो। मेरे पिताजी को तो ये सब पसंद आता है, पर मुझे नहीं। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और निंग किंगहुआ की गुस्से भरी निगाहों के बीच सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ये नालायक बेटा, यही मेरी जान लेगा, निंग किंगहुआ ने क्रोध में कहा। चाचा निंग, लगता है छोटे मालिक निंग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे लगता है कि इसे भूल जाना ही बेहतर होगा। हुआंग यू ने निराश होकर कहा। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीएम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।